उच्चारण स्थान कंठ है। ईचु यसानाम तालु, ई का, चवर्ग का, च छ ज झ और तालव्य स का, य का उच्चारण स्थान तालु है। ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, री का, र का, टवर्ग का, और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा, लिरी का, ल का, दंत स का उच्चारण स्थान दांत है। ऊ का, अपवर का उच्चारण स्थान ऊ, अपवर्ग का उपध्यमान्य का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऊ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और पांचों पंचम वर्ण अंग, य, ण, न और म, ये पांचों पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नाक है। लिखा हुआ यम गणनानाम नासिका च। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। और ओ दौतो कंठोष्टम, ओ औ का, ओ औ का कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। आ व का यरल और व का दंतोष्ठ है। और हमने जिह्वा मूल्य बताया था। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है जो वेद में उच्चारित होता है, और उपध्यमान्य का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस प्रकार 11 गो उच्चारण स्थान है, लेकिन मूल रूप से ये अनुस्वार का, ये पांचों पंचम वर्ण अनुस्वार और चंद्र बिंदु और पांचों पंचम वर्ण का नासिका है, नाक है। तो एक तो इसमें घट गया और एक जीवा मूल्य घट गया, 2 घट गया, तो टोटल वर्णों के उच्चारण स्थान हो गए 9 बचे। जीवा मूल्य का उच्चारण स्थान भी कंठ से होता है, कंठ के मूल से ही होता है। तो अकार, कवर, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, और जीवा मूल्य का भी कंठ का मूल है, इसलिए 2 घट गया। तो वर्णों का उच्चारण स्थान कुल 9 है। अब हमको जानना है कि कंठ कौन है, कहां है। आप देखते हैं जहां से ध्वनि निकलती है, ओ बोल के देखिए, आपको अनुभव होगा कंठ कहां है, कहां से ध्वनि निकली या टकराई। तो जहां से उच्चारण स्थान क्या होता है, हृदय से निकलने वाली प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित, हृदय से निकलने वाली प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित जिन ध्वनि यंत्रों से टकराती है और विभिन्न ध्वनियों को सृष्टि करती है, तो जो ध्वनि विशेष, वर्ण विशेष का जहां प्राणवायु टकराती है, तो वही उस ध्वनि विशेष का उच्चारण स्थान कहलाता है। हृदय से निकलने वाली प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों से स्पर्श करती है, टकराती है और विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करती है, उसे हम वर्णों के उच्चारण स्थान कहते हैं। तो जहां प्राणवायु टकराती है और जिस ध्वनि की सृष्टि होती है, रचना होती है, वही उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो आइए सबसे पहले कंठ हम जाने कि कंठ कहाँ है। सबसे अंदर में, मुख के अंदर जहां पर टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल के बगल में जो कंठ द्वार है उसी को हम कंठ कहते हैं। वहां जब ध्वनि टकराती है, प्राणवायु टकराती है, तो उसको कंठ कहते हैं। उच्चारण स्थान उस वर्ण का कंठ होता है। आप बोल के देखिए, अ, क, ह, इन सब के उच्चारण एक समान होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है ई, बोल के देखेंगे तो ऊपर वाला दांत के सटे एक लगता है कि लाइन खींचा हुआ है,
उसको तालु कहते हैं। ऊपर वाला दांत के जस्ट बगल में लाइन जैसा खींचा हुआ है उस स्थान को तालु कहते हैं। जब हम ई बोलते हैं, च बोलते हैं, य बोलते हैं, श बोलते हैं, तो वहीं हमारी जिह्वा टकराती है, वहीं प्राणवायु टकराती है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान ई का, चवर का, य का, तालम श का उच्चारण स्थान तालु हुआ। अब थोड़ा सा ये जो तालु है, तालु से ऊपर हम जिह्वा को ले जाएंगे। जब तालु से ऊपर जिह्वा को ले जाते हैं, मैंने आप लोगों को क्लास में दिखाया था, बताया था, मुंह में कलम डाल के। तो तालु से ऊपर जब हम जिह्वा को ले जाते हैं तो एक चिकना चिकना स्थान है, गड्ढा सा। वहां पर जब जिह्वा को ले जाते हैं तो उसमें गुदगुदी बढ़ता है, वो स्थान को हम मूर्धा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, मूर्धा में जाके जिह्वा टकरा जाती है, सट जाती है, प्राणवायु टकराती है, तो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं रो, ट, ठ, ड, ढ, श, इसीलिए उसका नाम है मूर्धन्य स। तालु से जो उच्चारित होता है उसका नाम है तालव्य स, और दांत से जो उच्चारित होता है उसका नाम है दंत स। तो री का, र का, मूर्धन्य स का और टवर का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आप बोल के देखेंगे ट, र, श, तो आपको अनुभव हो जाएगा। एक बार बोल लेंगे फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल अनुभव करना है। तब ये सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। पूछा जाएगा कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, पट से लगा दीजिएगा टिक मूर्धा। तो अनुभव करने की आवश्यकता है बच्चों। अब आ जाइए ऋतुसानाम दंता, लि, ल, त, थ, द, इसमें जिह्वा सटती है दांत में, तो इसका उच्चारण स्थान दांत है। उ, प, फ, ब, भ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आप बोल के देखें उ, प, जब ओष्ठ को हम पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे, तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और पांचों पंचम वर्ण नाक बंद कर देंगे, अंग नहीं बोल सकते हैं, न नहीं बोल सकते हैं। पांचों पंचम वर्ण अनुस्वार और चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण स्थान नाक है। ए, ए कंठ से निकलती है, तालु में ए, टकरा जाती है ध्वनि। कंठ से निकलकर ध्वनि तालु में टकराती है, तो ए, का उच्चारण इसलिए कंठ और तालु है दोनों मिलके। और ओ कंठ से निकलती है और ओष्ठ में टकराती है, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। व बोलते हैं तो दांत से टकराते हुए ओष्ठ में जाती है, इसलिए व का उच्चारण स्थान, व बोल के देखेंगे दांत और उसके बाद ओष्ठ, इसलिए व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। बच्चों मैंने आज आपको वर्णों के उच्चारण स्थान बता दिया। ये 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान 5 नंबर का आता है। इसको अच्छी तरह से समझ ले और उसको उच्चारण करके अपने बोले और एक दूसरे के साथ पूछे, उसे याद हो जाएगा तो जीवन भर फिर भूलेंगे नहीं। अब 2 बात और बता दें। एक तो है प्रयत्न। अभी हम बताए थे कि हृदय से निकलने वाली प्राणवायु मुख में उपस्थित विभिन्न ध्वनि यंत्रों से टकराती है और विभिन्न वर्णों की ध्वनियों की सृष्टि करती है। उसको हम उच्चारण स्थान कहते हैं, जहां से जो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये उच्चारण करने के लिए, इन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमारी वागेंद्रियां कुछ क्रियाएं करती हैं। वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमारी वागेंद्रियां जो क्रियाएं करती हैं, उसको हम कहते हैं प्रयत्न। प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ है कोशिश करना। तो
वर्णों के उच्चारण के लिए कंठ, तालु, मूर्धा आदि दो ध्वनि यंत्र जो प्रयत्न करते हैं उसको हम प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो ध्वनि उत्पन्न होने के पहले हमारी वागेंद्रियां जो क्रियाएं करती है उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न, पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब बताया कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमारी वागेंद्रियां जो क्रियाएं करती हैं उसे हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागेंद्रियां जो क्रियाएं करती है, ध्वनि उत्पन्न होने के पहले हमारी वागेंद्रियां जो क्रियाएं करती हैं उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 प्रकार के। अस्पृष्ट प्रयत्न, अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट, विपरीत, ईषद विपरीत और समृद्ध। बच्चों, जितने स्पर्श वर्ण हैं क से लेकर म तक, क से म तक जितने व्यंजन वर्ण हैं क से म तक, व्यंजन वर्णों को अस्पृष्ट प्रयत्न है। अस्पृष्ट प्रयत्न है, प्रयत्न है। क से लेकर म तक जितना व्यंजन वर्ण है उसको हम कहते हैं अस्पृष्ट प्रयत्न, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा आदि ध्वनि यंत्रों के स्पर्श से होता है, इसलिए इसको अस्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। दूसरा है ईषद अस्पृष्ट प्रयत्न। ईषद मतलब कुछ थोड़ा स्पर्श करता है, थोड़ा स्पर्श करता है तो इसको ईषद अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। य, ल, ल, व, इसको ईषद अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। और सारे स्वर वर्ण जिसमें कंठ के छेद पूरा पूरा खुला रहता है, सारे स्वर वर्ण के विपरीत प्रयत्न है। विपरीत प्रयत्न में सारे स्वर वर्ण आते हैं। इस विपरीत प्रयत्न में कंठ के छेद पूरे पूरे खुले रहते हैं। ईषद विपरीत प्रयत्न, इसमें कंठ के छेद कुछ खुला रहता है और कुछ बंद रहता है, इसलिए इसको ईषद विपरीत प्रयत्न कहते हैं। तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसको ईषद विपरीत प्रयत्न होता है। और ह्रस्व आकार, अ का ह्रस्व आकार इसमें अ है, उसको हम समृद्ध प्रयत्न कहते हैं। अ में तो कंठ का छेद न बहुत ज्यादा खुला रहता है और न बहुत ज्यादा बंद रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं समृद्ध प्रयत्न। अब बच्चों, इसके बाद आता है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न है 8 प्रकार के होते हैं। बहुत इसको समझना बहुत सरल है। बाह्य प्रयत्न 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार के कौन कौन होते हैं, ध्यान से देखें। विवाह, श्वास, अघोष, ये 3 हुए। संवार, नाद
अघोष, ये 3। अल्प प्राण, महाप्राण, ये टोटल हुए 8। अब बच्चों इसको मैंने आपको समझा दिया है। यहां देखिए अघोष वर्ण, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा वर्ण तथा तालव्य समूर्धन्य से दंश को अघोष कहते हैं। तो अघोष को ही निवार और श्वास भी कहते हैं। और घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सारे स्वर वर्ण तालव्य समय य, र, ल, व तथा ह को घोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण को ही संवार और नाद भी कहा जाता है। और अल्प प्राण मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व को अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण तथा तालव्य शब्द, मूर्धन्य शब्द, दंश और ह को महाप्राण कहते हैं। इस प्रकार प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 8 प्रकार के हुए। अब आपको संयुक्त व्यंजन के विषय में मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन 9 वर्ग के छात्रों को भी पूछा जाता है, 10वीं वर्ग के छात्रों को भी पूछा जाता है। अब वास्तव में ये तीसरा, चौथा वर्ग के छात्र से लेकर 9वीं 10वीं वर्ग के छात्रों तक वर्ण संयोजन, वर्ण जोड़ के शब्द बनाना और वर्ण विच्छेद करने के लिए बताया जाता है। तो वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के लिए सबसे पहले आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण को जानना है। और संयुक्त व्यंजन वर्ण है छ, त्र, ज्ञ और ये स्र। ये 4 वो संयुक्त व्यंजन वर्ण है मूल रूप से। ऐसे क में र लगा देते हैं तो क्र भी हो जाता है, स में र लगा देते हैं स, और र, अ तो स्र हो जाता है। इस तरह से री लगा देते हैं तो बहुत सा हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से संयुक्त व्यंजन वर्ण है छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो क प्लस स प्लस अ, ये 6 हुआ। तो र, अ, त्र हुआ। और ज, य, अ, ज्ञ, तालव्य स प्लस र प्लस अ, ये स्र हुआ, ये श्रवण। ये मूल रूप से संयुक्त व्यंजन वर्ण है। और मान लिया कि लिखा रहेगा आपको कि क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द का वर्ण विच्छेद करें, क्षत्रिय। अब व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण होता है, आप जानते हैं। तो व्यंजन वर्ण में से स्वर्ण वर्ण को निकाल देना होगा। और जो मूल स्वर रहेंगे, स्वर में से तो कुछ निकलता नहीं है, स्वर तो स्वतंत्र है। इसलिए हम देखिए कैसे करते हैं, क प्लस स प्लस अ, छ प्लस त प्लस र, उसके बाद ई का मात्रा है, उसके बाद देंगे ई, छोटी रहेगा तो छोटी और बड़ी रहेगा तो बड़ी, जो शब्द में रहेगा वही हम देंगे। उसके बाद य में से और निकाल देंगे क्षत्रिय, ये हो गया वर्ण विच्छेद। और इस तरह से अब देखिएगा ये क प्लस र प्लस अ प्लस न प्लस अ। अब ये देगा कि इसको आप वर्ण संयोजन करके शब्द बनाइए। तो ये होगा कर्ण। कर्ण यदि दिया रहेगा, कर्ण, ये देखिए ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये देखेंगे क प्लस अ
प्लस र प्लस न प्लस अ। ये वर्ण ऐसे होगा, कर्ण उस तरह से लिखा जाएगा। ये वर्ण विच्छेद, अब वर्ण संयोजन इसको कहते हैं। वर्ण जो जोड़ के शब्द बनाएंगे या शब्द जोड़कर वर्ण बनाया जाएगा। इस तरह से आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस किन किन वर्णों के मेल से ये शब्द बने हैं, इसको तोड़ के दिखाइए या शब्द वर्ण विच्छेद कीजिए या वर्ण संयोजन कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आज आप लोगों को इतना ही पढ़ाया गया। आपको संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, माला किसको कहते हैं? माला, माला में मोती जो है तो क्रम से पिरोया जाता है। ऐसा नहीं कि माला का एक दाना हाजीगंज में है तो दूसरा दाना पश्चिम दरवाजा में है तो तीसरा दाना सिटी स्टेशन पर है, ऐसा नहीं होता है। क्रम से दाना को, मोती को या फूल को पिरोया जाता है तो उसको हम माला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में या संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या मैंने बताया कि 50 है। तो वर्णमाला, माला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध सिलसिलेवार समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ण कहीं से क, च, अ, प, न, द ये सब वर्णमाला कहलाएगा। वर्णमाला में वर्णों को क्रम से रखा जाता है। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः इस तरह से रखा जाता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, सिलसिलेवार समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैंने आज आपको वर्ण प्रकरण पढ़ाया। धन्यवाद। इसको याद करेंगे, समझेंगे।